अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है बाइलिंगुअलिज्म, इट्स कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स। इस वीडियो में मैं आपको एक एक चीज़ इसकी कवर कराऊंगी ताकि आपको बाइलिंगुअलिज्म के रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता है, चाहे इसके कॉजेज़ से रिलेटेड हो या इफ़ेक्ट से रिलेटेड हो, तो आप इसमें लिख सकते हैं आराम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि व्हाट इज़ बाइलिंगुअलिज्म। ये जो वर्ड बाइलिंगुअलिज्म है ये बेसिकली दो वर्ड से मिल के बना है, जिसमें फर्स्ट वर्ड है बाय, जिसका मतलब है टू, और लिंगुअल का मतलब है लैंग्वेज। यानी कि बाइलिंगुअलिज्म वो प्रोसेस है जिसमें एक स्पीकर जो है वो दो लैंग्वेजेस बोल सकता है। कभी कभार इसमें दो से ज़्यादा भी लैंग्वेजेस शुमार की जाती हैं, उन्हें भी बाइलिंगुअलिज्म में कहा जाता है। लेकिन असल में बाय का मतलब है टू, तो यानी कि जो स्पीकर है वो टू लैंग्वेजेस बोलेगा, और अगर टू से ज़्यादा बोलता है तो वो कभी कभार बाइलिंगुअलिज्म में शामिल किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर उसे मल्टीलिंगुअलिज्म कहा जाता है। यानी कि दो से ज़्यादा लैंग्वेजेस, मल्टीपल लैंग्वेजेस बोलना। अब जिस सोसाइटी में दो से ज़्यादा या दो लैंग्वेजेस बोली जाएं उन्हें बाइलिंगुअल सोसाइटीज़ कहते हैं। जैसे हमारी अपनी एग्जांपल है पाकिस्तान। यहाँ पे दो लैंग्वेजेस तो हर कोई बोल लेता है। ज़्यादातर लोग जो हैं उनको दो लैंग्वेजेस तो आती ही आती हैं। एक तो उनकी मदर टंग हो गई, जैसे अब स्टूडेंट्स हैं उनकी मदर टंग एक हो गई और एक वो इंग्लिश बोल लेते हैं, या उनकी मदर टंग अगर पंजाबी है या सिंधी है और वो स्कूल जाते हैं तो उर्दू भी बोल लेते हैं। तो इसे हम बाइलिंगुअलिज्म कहते हैं। अब हम देखते हैं कि बाइलिंगुअलिज्म के कॉजेज़ क्या हैं, यानी किन वजूहात की बना पर एक सोसाइटी बाइलिंगुअल बनती है या लोग बाइलिंगुअल बन जाते हैं और वो अपनी एक लैंग्वेज को छोड़ के दूसरी लैंग्वेज पे की तरफ ट्रांसफ़र हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं और उसको अडैप्ट करना शुरू कर देते हैं। फर्स्ट वन है कि एक बंदा बाइलिंगुअल तब बनता है जब वो उस लैंग्वेज को नहीं पसंद करता जो कि वो बोल रहा होता है आम तौर पर, और कोई और लैंग्वेज उसे पसंद आ जाती है और वो उसे अडैप्ट कर लेता है। जैसे कि बहुत से लोग हैं पाकिस्तान में जो कि अपनी रीजनल लैंग्वेज को नहीं पसंद करते, जैसे सराइकी, पोठवारी या कोई भी और। हालांकि इन लैंग्वेजेस की बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन वो क्या करते हैं, दूसरी लैंग्वेजेस को अपनाना शुरू कर देते हैं जो उन्हें बहुत पसंद होती है, जैसे इंग्लिश, उर्दू। क्योंकि उन्हें ये लगता है, उनके माइंड में ये चीज़ आ जाती है कि इस लैंग्वेज की, जो हमारी रीजनल लैंग्वेज, की कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि जो हमारी जो लैंग्वेजेस हैं जैसे उर्दू या इंग्लिश, ये जो बोलता है ना वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नज़र आता है। तो इसलिए वो उस लैंग्वेज को छोड़ के, जो अपनी लैंग्वेज होती है उसको छोड़ के दूसरी लैंग्वेज की तरफ चले जाते हैं, इसलिए वो बाइलिंगुअल बन जाते हैं। सेकंड कॉज इसका ये है माइग्रेशन। माइग्रेशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जो है वो आप ट्रैवल कर जाएं किसी भी बेस पे, तो चाहे वो आपकी स्टडीज़ हो, चाहे वो आपकी जॉब हो। अब काफ़ी दफ़ा लोगों को ये देखा गया है कि जब वो किसी जगह ट्रैवल करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो जैसे फॉर सपोज़ अगर पाकिस्तान से एक बंदा ट्रैवल करके तुर्की गया है, तो वहाँ की एक डोमिनेंट लैंग्वेज जो सबसे वहाँ की इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है, फॉर सपोज़ उनकी नेशनल लैंग्वेज ही उस बंदे को सीखनी पड़ेगी अगर वहाँ पे उसने रहना है, लोगों से कम्युनिकेट करना है, क्योंकि लोगों से कम्युनिकेट किए बगैर उसका वहाँ पे रहना मुश्किल है। तो इसलिए उसे वहाँ की डोमिनेंट लैंग्वेज जो है वो सीखनी पड़ेगी। तो इसलिए वो पर्सन जो माइग्रेशन करके जाता है ना, तो उसे वो जो बंदा है दूसरी लैंग्वेज सीखता है, तो इसलिए वो बाइलिंगुअल बन जाता है। तीसरा कॉज है प्रोफेशनल, यानी कि काफ़ी सारी कंपनीज ये देखे गया है कि जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये रेफ़र करती हैं कि आप अपनी रीजनल लैंग्वेज को छोड़कर या अपनी मदर टंग को छोड़कर आप इंग्लिश पे फोकस करें, इंग्लिश में फ्लुएंसी दें। या बहुत सी कंपनीज ये कहती हैं कि अगर आपको पंजाबी या सिंधी में अगर आपका एक्सेंट ठीक है तो आप उसको छोड़ें और उर्दू पे कंसंट्रेट करें। लेकिन ज़्यादातर कंपनीज जो है वो इंग्लिश में फ्लुएंसी मांगती हैं।
तो इसलिए वो पर्सन जो है वो अगर फॉर सपोज़ उर्दू बोल रहा था तो उर्दू से वो इंग्लिश की तरफ शिफ्ट हो जाता है, यानी 2 लैंग्वेजेज़ वो बोलना शुरू कर देता है। और एक और कॉज़ है इसका 4th वन कि जो बच्चे हैं, ठीक है? वो क्या घर में आते हैं तो वो मदर टंग बोलते हैं। जैसे घर में हैं तो वो आप उनसे अगर पेरेंट्स पंजाबी बोलते हैं तो पंजाबी बोलेंगे। स्कूल में जाएँगे तो वहाँ जाके उन्हें उर्दू बोलनी पड़ेगी या फिर इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। तो इस तरह वो बाइलिंगुअल हो जाते हैं कि स्कूल में और लैंग्वेज बोलनी पड़ रही है और घर में आके और लैंग्वेज बोलनी पड़ी है। ऐसा मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि घर में वो पंजाबी बोलते हैं, लेकिन जब स्कूल जाते हैं तो या कॉलेज जाते हैं तो वो उर्दू बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं। तो एक तो ये हो गया कि उस बंदे की अपनी ख्वाहिश है। लेकिन कुछ स्कूल्स या जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इस चीज़ को रेफ़र करते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी इंग्लिश में फ्लुएंसी होनी चाहिए और इंग्लिश ही बोलें। तो इसलिए वो बच्चा जो है वो बाइलिंगुअल हो जाता है। अब हम आते हैं अपनी सेकंड मेन टॉपिक की तरफ जो कि हैं इफेक्ट्स ऑफ बाइलिंगुअलिज्म। यानी कि जब एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज की जगह ले लेती है या एक सोसाइटी 2 लैंग्वेजेस बोलना शुरू कर देती है, तो उसके क्या असरात नज़र आते हैं सामने। एक तो मैंने कॉजेज़ बताया कि किस वजह से होती है, और अब इफ़ेक्ट्स में ये आएगा कि जब वो हो जाती है तो उसके बाद क्या हमें सामने नज़र आता है, हमारे सामने क्या असरात होते हैं। इसमें फर्स्ट वन इज़ लैंग्वेज कन्फ्लिक्ट, सेकंड इज़ लैंग्वेज एटीट्यूड, थर्ड इज़ लैंग्वेज डेथ, फोर्थ इज़ लैंग्वेज शिफ्ट, फिफ्थ इज़ लैंग्वेज मेंटेनेंस एंड द लास्ट वन इज़ लैंग्वेज रिवाइवल। तो हम फर्स्ट वन की बात करते हैं जो कि है लैंग्वेज कन्फ्लिक्ट। इसमें ये है कि जब 2 लैंग्वेजेस आमने सामने आ जाती है ना, तो उनका लैंग्वेज कन्फ्लिक्ट बन जाता है। कन्फ्लिक्ट मतलब तनाज़ा। तो ये तो आम लाइफ में भी है कि जब 2 पर्सन्स आमने सामने आ जाते हैं तो उनके बीच में कन्फ्लिक्ट किसी न किसी बात पे आ जाता है। तो इसी तरह ही जब 2 लैंग्वेजेस आमने सामने एक दूसरे के अपोजिंग आ जाती हैं तो लैंग्वेज कन्फ्लिक्ट आ जाता है। इसमें क्या होता है कि जब एक लैंग्वेज बहुत सारे लोग एक सोसाइटी में बोल रहे हों, तो मतलब कि अगर फॉर सपोज़ एक सोसाइटी में 10,000 लोग रहते हैं, 10,000 पीपल वहाँ पे रहते हैं, और उनमें से अगर 8,000 लोग जो हैं वो उर्दू बोलते हैं और बाकी जो 2,000 लोग हैं वो कोई सी भी रीजनल लैंग्वेज जैसे फॉर सपोज सराइकी बोलते हैं, तो उर्दू लैंग्वेज जो है वो डोमिनेंट बन गई और सराइकी लैंग्वेज जो है वो नीचे चली गई, क्योंकि उसके जो बोलने वाले जो स्पीकर्स हैं उर्दू के वो ज़्यादा हैं। तो क्या होगा कि जो दूसरी रीजनल लैंग्वेज है उसका ग्रुप जो है वो बोलने वालों का छोटा हो जाएगा और जो उर्दू बोलने वाले हैं उनका ग्रुप जो है वो बड़ा हो जाएगा। अब इससे क्या हुआ कि जो छोटे ग्रुप वाले हैं वो बड़े ग्रुप वालों की तरफ आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि उनकी लैंग्वेज तो फॉल कर रही है। तो फिर क्या होगा कि वो लैंग्वेज जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जो छोटे ग्रुप वाली उनमें ख़त्म होती जाएगी और इस तरह दोनों लैंग्वेज का कन्फ्लिक्ट आ जाएगा। क्या होगा कि छोटे ग्रुप वाले कहेंगे जी हमारी लैंग्वेज ठीक है और बड़े ग्रुप वाले कहेंगे हमारी लैंग्वेज ठीक है, कन्फ्लिक्ट आ जाएगा। और इसके मेन रीजंस कौन कौन से हैं? एक सोशल, एक पॉलिटिकल, एक इकोनॉमिक। तीनों तरीके से आ जाता है। सोशल क्या, यानी सोसाइटी में आपके कोई भी हो प्रॉब्लम हो गई तो आपका वो जो लैंग्वेज कन्फ्लिक्ट आ गया। पॉलिटिकल, पॉलिटिक्स में ये बात अगर हो गई, छिड़ गई, या इकोनॉमिक तरीके से कोई भी आपका हो गया तो वो आपका लैंग्वेज कन्फ्लिक्ट आ गया। इसकी सबसे मेन एग्जांपल जो है ना वो आप ये इंक्लूड भी कर सकते हैं अपना कि पाकिस्तान की जब पार्टीशन हुई थी, जब पाकिस्तान इंडिया से आज़ाद होके एक अलग रियासत बन गया था, तो क्या हुआ था, तो अब उस टाइम ज़रूरत थी कि पाकिस्तान की एक नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए कि जो लोग जो हैं वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी यूज़ करें और अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करें उस लैंग्वेज को। एक एक प्रॉपर नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए थी।
तो उस टाइम जो लोग थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि उर्दू को जो है वो हम एज अ नेशनल लैंग्वेज कंसिडर कर लेते हैं, और वो इस बात पे राज़ी भी हो गए थे। लेकिन क्या हुआ कि कुछ लोग उठ खड़े हुए और उन्होंने बोला कि नहीं, उर्दू को नहीं, बंगाली को आप नेशनल लैंग्वेज बनाएं, उर्दू को नहीं बनाएं। तो ये जो था ना, इस वजह से क्या हुआ कि कन्फ्लिक्ट हो गया। उधर से बंगाली आ गए, इधर से उर्दू वाले आ गए कि जी नहीं, उर्दू बननी चाहिए, इधर से कहा इन्होंने बंगाली बननी चाहिए। तो कन्फ्लिक्ट आ गया कि बंगाली होनी चाहिए या उर्दू होनी चाहिए। आखिर में तो बनी उर्दू ही, लेकिन कन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा था। यही कन्फ्लिक्ट एक मेजर कॉज था बांग्लादेश का हमसे अलग होने का, क्योंकि वो चाहते थे कि बंगाली लैंग्वेज जो है उसको सुपीरियॉरिटी दी जाए और वो नेशनल लैंग्वेज कंसिडर की जाए। तो जब दो लैंग्वेजेस आपस में एक दूसरे के सामने आ जाती हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट में आ जाती हैं, तो लैंग्वेज कन्फ्लिक्ट आता है। नेक्स्ट वन इज़ लैंग्वेज एटीट्यूड। एटीट्यूड से आपको जैसे पता लग गया होगा कि रवैया, कि एक पर्सन का एक लैंग्वेज के साथ एटीट्यूड, या एक सोसाइटी का लैंग्वेज के साथ एटीट्यूड, या एक कंट्री का किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज के साथ एटीट्यूड क्या है। ठीक है। और मेन एटीट्यूड में क्या आता है कि एक पर्सन एक लैंग्वेज के बारे में उसके क्या ओपिनियंस हैं, वो क्या सोचता है, उसकी क्या थॉट्स हैं, क्या थिंकिंग है, कि वो कैसी लैंग्वेज है। और ज़्यादातर ये कहा जाता है कि अगर आपको कोई लैंग्वेज सीखनी है ना, तो उस लैंग्वेज का आपके उसका कोई पॉजिटिव एटीट्यूड आपको नज़र आना चाहिए, तभी आप वो लैंग्वेज सीख सकते हैं। अगर आपको कोई नेगेटिव एटीट्यूड उसका एक नज़र आ गया ना, कोई एंगल नज़र आ गया, तो आप जो है वो उस लैंग्वेज से दूर हो गए। तो ये लोगों के माइंड सेट की बात होती है कि वो लोग जो हैं वो अगर कोई नेगेटिव चीज़ देख लेते हैं, वैसे नेगेटिव चीज़ तो नहीं होती, लेकिन अगर कोई नेगेटिव चीज़ देख लेते हैं तो वो लोग जो हैं वो उससे दूर होने लग जाते हैं। और जैसे ये माना जाता है कि फ्रेंच जो है वो एक रोमांटिक लैंग्वेज है। अ, उसके अलावा जो है सराइकी एक स्वीट लैंग्वेज है, रशियन एक रस्टिक लैंग्वेज है। तो जैसे एक बंदे का या एक स्पीकर का एटीट्यूड होगा एक लैंग्वेज की तरफ, वो उसे उसी तरीके से अपनाएगा, उसी तरीके से अडॉप्ट करेगा और उसी तरीके से लर्न करेगा और स्पीक करेगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि पाकिस्तान में या आउट ऑफ पाकिस्तान भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ में ये माना जाता है कि इंग्लिश जो है ये सुपीरियर लैंग्वेज है। तो लोग क्या करते हैं कि अपनी जो मदर टंग है या रीजनल लैंग्वेज है उसको सिक्योरिटी इतनी नहीं देते जितनी इंग्लिश को देने लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनकी लैंग्वेज जो है वो डाउनफॉल में आ जाती है, जबकि इंग्लिश लैंग्वेज को सिक्योरिटी देने से इंग्लिश जो है वो डोमिनेंट बनती जा रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर लैंग्वेज की अपनी इम्पोर्टेंस है। माना कि इंग्लिश की अपनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन आप इंग्लिश को उतनी सिक्योरिटी ना दें जितनी आपकी अपनी रीजनल लैंग्वेजेस हैं या स्पेशली आपकी अपनी नेशनल लैंग्वेज है। आप अगर फॉर सपोज पाकिस्तान में प्रोफेशनल लाइफ में अगर इंग्लिश यूज़ की जा रही है, तो आप उसे डेली लाइफ में यूज़ ना करें। इतनी इंपॉर्टेंस ना दें कि आपकी अपनी लैंग्वेज जो वो है वो डाउनफॉल में आ जाए। नेक्स्ट वन इज़ लैंग्वेज डेथ। इसमें क्या होता है, एक डेड लैंग्वेज वो होती है, डेड से हमें क्या मुराद के मतलब बिल्कुल मर गई है, ख़त्म हो गई है। लेकिन डेड लैंग्वेज वो नहीं होती। डेड लैंग्वेज वो होती है कि जो काफ़ी सारी जगहों पे यूज़ हो रही होती है, लेकिन उसके नेटिव स्पीकर्स नहीं होते। नेटिव का मतलब होता है मुकामी, यानी कि वो लैंग्वेज जहाँ की थी, जहाँ पे लोग यूज़ इसको करते होते थे, वहाँ के मकामी लोग अब इसको यूज़ नहीं कर रहे। मतलब वहाँ के जो मकामी लोग हैं, उनकी ये लैंग्वेज अब नहीं रही। उन्होंने कोई और लैंग्वेज अडॉप्ट कर ली। जैसे फॉर सपोज़ अगर सिंधी है, सिंध के लोगों की है, तो वो अगर सिंध के लोग अगर इसको छोड़ दें, तो वहाँ के नेटिव स्पीकर्स कोई ना रहे, ठीक है? तो सिंधी लैंग्वेज अगर छोड़ दें लोग, तो जो है वो नेटिव स्पीकर्स उसके कोई ना रहे। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो डेड लैंग्वेज है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो चुकी, बल्कि अभी भी मौजूद है, लेकिन नेटिव स्पीकर्स उसके नहीं हैं। अब इसकी दो मेन एग्जांपल्स आती हैं, जैसे लैटिन और संस्कृत।
अब आप एजुकेशन में ही देख लें कि काफ़ी सारी हिस्ट्री में बताया जाता है कि ये चीज़ लैटिन लैंग्वेज से ली गई है। तो आपको नज़र आएगा कि लैटिन लैंग्वेज से चीज़ें काफ़ी सारी ली गई हैं, तो आज लोग इसको पढ़ने की, सीखने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके जो हैं वो नेटिव स्पीकर्स नहीं रहे। जो इसके स्पीकर्स पहले से बोलने वाले थे, जो मकामी थे इसके बोलने वाले, वो नहीं रहे। तो इसलिए ये है तो मौजूद है, लेकिन इसके नेटिव स्पीकर्स नहीं रहे, तो इसलिए डेड लैंग्वेज बन गई है। तो ये इफ़ेक्ट ऑफ बाइलिंगुअलिज्म के लोग एक लैंग्वेज को छोड़ के दूसरी लैंग्वेज की तरफ चले जाते हैं, तो वो लैंग्वेज जो है वो अ, मतलब डेड तो नहीं होती, लेकिन उस लैंग्वेज की डेथ हो जाती है। लैंग्वेज डेथ इसको कहते हैं, प्रोसेस को। नेक्स्ट इफेक्ट इज़ लैंग्वेज शिफ्ट। लैंग्वेज शिफ्ट का मतलब है यानी लैंग्वेज को ट्रांसफ़र कर देना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक पर्सन या सोसाइटी एक लैंग्वेज को छोड़ देते हैं और दूसरी लैंग्वेज पे शिफ्ट हो जाते हैं, जो कि उस लैंग्वेज से कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये माना जाता है कि जो लैंग्वेज हाई स्टेटस की मानी जाती है, वो बहुत बहुत स्टेबलाइज होती है और बहुत ज़्यादा बोली जाती है उस लैंग्वेज के सामने जो कि लो स्टेटस मानी जाती है। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में जो कि अपनी रीजनल लैंग्वेज को जो है वो लो स्टेटस मानते हैं, जबकि इंग्लिश या उर्दू को जो है वो हाई स्टेटस मानते हैं। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि अपनी रीजनल लैंग्वेज को छोड़ के शिफ्ट हो जाते हैं उर्दू या इंग्लिश पे। अब कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लोग जो हैं वो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज की तरफ शिफ्ट होते हैं। फर्स्ट वन है इसमें सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। अब इसमें भी तीन चीज़ें आ जाती हैं कि जो डोमिनेंट लैंग्वेज होती है ना, उसे माना जाता है सोशल स्टेटस और प्रेस्टीज के साथ अपने एसोसिएट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक बंदा कहता है कि मेरी रीजनल लैंग्वेज जो है, इससे क्या फ़ायदा हुआ मुझे, मैं इंग्लिश पढ़ लूँगा ना, इंग्लिश सीख लूँगा ना, तो मेरा मेरा स्टेटस हाई हो जाएगा सोसाइटी में, मेरी रैंक हाई हो जाएगी सोसाइटी में। दूसरा कि जहाँ आप जॉब करें, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जॉब अगर कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे जो है वो आपको इंसिस्ट किया जाएगा कि आप जो है अपनी रीजनल लैंग्वेज को छोड़ें, मदर टंग को छोड़ें, मदर लैंग्वेज को छोड़ें और आप जो हैं वो इंग्लिश या उर्दू की तरफ शिफ्ट हो जाएं। और तीसरा मेन जो फैक्टर है वो ये है कि इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जैसे स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस, वो स्टूडेंट्स को वो बोलते हैं, इंसिस्ट करते हैं कि आप जो हैं वो शिफ्ट हो जाएं अपनी रीजनल लैंग्वेजेस से अपनी नेशनल लैंग्वेज की तरफ या फिर इंग्लिश की तरफ। और मीडिया भी इंसिस्ट करता है कि आप जो हैं वो उर्दू या फिर इंग्लिश की तरफ शिफ्ट हो जाएं। सेकंड जो फैक्टर है वो डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं। डेमोग्राफिक फैक्टर्स का मतलब है सोशल फैक्टर्स, यानी सोसाइटी में जो आपके फैक्टर्स मौजूद हैं जो कि आपके लैंग्वेज शिफ्ट को प्रमोट करते हैं। फर्स्ट वन है कि लैंग्वेज शिफ्ट जो है वो अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा कॉमन है बजाय रूरल एरियाज़ में। यानी कि जो सिटी के लोग हैं, जो शहरी लोग हैं, वो लैंग्वेज शिफ्ट ज़्यादा करते हैं बजाय रूरल एरियाज़ के जो गांव के लोग हैं, जो देही लोग हैं। क्योंकि जो गांव के लोग हैं उन्होंने अपनी मदर टंग जो है वो उनको आती है। उसके अलावा उनकी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, जैसे सिंध में देख लें, बलूचिस्तान में देख लें, तो उन्होंने वो सीखी होती है और उन्हें उसमें फ़ख्र होता है और वो सीखते हैं और वही उसको लेके चलते हैं आगे। जबकि शहर के लोगों को ज़्यादा मतलब शौक़ होता है कि हम उस चीज़ से हटें और हम दो लैंग्वेजेस पे हमें फ़ख्र होगा कि हमने दो लैंग्वेजेस जो हमें सीख ली हैं, स्पेशली इंग्लिश या उर्दू। दूसरा है साइज़ ऑफ ग्रुप, यानी कि अगर एक लैंग्वेज जो है वो 80 लोग बोल रहे हैं, एक 20 लोग बोल रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है कि लोग जो हैं वो 20 वाले भी जो हैं वो उसकी तरफ शिफ्ट होने लग जाएंगे कि 80 जो लोग बोल रहे हैं, तो फिर हमारी जो है वो स्टेटस पे बात आ जाती है, हमारी अना पे बात आ जाती है कि जी हमने भी वो लैंग्वेज सीखनी है।
तो हमारे भी एक स्टेटस सोसाइटी में बन जाए कि हम भी ज़्यादातर लोगों में वो शामिल हैं कि हमें लैंग्वेज आती है। और थर्ड वन है इंटर मैरिजेस, कि क्या होता है कि शादी एक जो ग्रुप है ना, वो क्या करता है कि जैसे फॉर सपोज़ अगर सिंधी बोलने वाले हैं वो अगर पंजाबियों में कर दें, तो वो क्या होता है कि लैंग्वेज भी शिफ्ट करनी पड़ती है। सिंधी बोलने वाले हैं उन्हें पंजाबी भी सीखनी पड़ेगी। और इसका नेक्स्ट फैक्टर जो है वो थर्ड फैक्टर लैंग्वेज एटीट्यूड। जैसे मैंने पहले भी बता दिया कि जिस तरह एक पर्सन का एटीट्यूड होगा एक लैंग्वेज की तरफ, वो उसे उसी तरह अडॉप्ट करेगा। और अगर उसका ओपिनियन उस लैंग्वेज की तरफ ठीक नहीं है तो वो दूसरी लैंग्वेज की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। फिफ्थ फैक्ट इज़ लैंग्वेज मेंटेनेंस। ये डिसएडवांटेज में नहीं आता, या एडवांटेज में ही आ जाता है। इसमें क्या होता है कि एक सोसाइटी जो है उससे पता लग जाता है कि जी हमने जो बाइलिंगुअलिज्म की तरफ हम गए थे तो हमारी जो लैंग्वेज जो है वो डाउनफॉल में जा रही है, रीजनल लैंग्वेज। तो वो क्या करते हैं कि अपनी लैंग्वेज को मेंटेन करने के लिए, प्रमोट करने के लिए कुछ काम करने लग जाते हैं, कुछ मेथड अपनाने लग जाते हैं। जैसे कि वो अपनी लैंग्वेज को लर्न करने लग जाते हैं और टीच करने लग जाते हैं अपने स्कूल्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। अपनी लैंग्वेज को बोलने लग जाते हैं ज़्यादातर। और वो अपनी लैंग्वेज को डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, यानी कि अपनी बुक्स में, पोइट्री में, ड्रामा में, और स्पेशली उनकी जो होली बुक्स हैं उसकी ट्रांसलेशन में उस लैंग्वेज को ले आते हैं जो उनकी रीजनल लैंग्वेज होती है, या फिर जो उनकी लैंग्वेज डाउनफॉल में जा रही होती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए ये काम करते हैं। और फोर्थ वन इज़ कि वो अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करने लग जाते हैं, कि अपनी लैंग्वेज को नशर करने लग जाते हैं और उसको फैलाने लग जाते हैं कि हमारी लैंग्वेज की ये इम्पोर्टेंस है। और उसके बाद कि अगर लैंग्वेज मेंटेन ना की जाए तो उससे 3 बेसिक रिजल्ट्स निकलते हैं कि लैंग्वेज डेथ आ जाएगी, जैसे मैंने पहले बताया, और लोग जो हैं वो बाइलिंगुअल बन जाएंगे, मेन चीज़। और जो है यंग स्पीकर्स जो हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो उस लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। लास्ट वन इज़ लैंग्वेज रिवाइवल। ये भी लैंग्वेज मेंटेनेंस की तरह ही है कि कुछ लोग जो हैं वो सोसाइटी में इस बात को मान लेते हैं कि हम लोगों ने गलत काम किया था कि हम लोग बाइलिंगुअल बन गए थे और हमारी अब तो लैंग्वेज जो है वो डाउनफॉल का शिकार हो रही है। तो वो अपनी लैंग्वेज को रिवाइव करने के लिए कुछ स्टेप्स ले लेते हैं कि ताकि उनकी लैंग्वेज जो है वो दोबारा से जो है वो बॉर्न अप हो जाए, जो कि डेड होने वाली है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1840s में वेल्श जो लोग थे, वो वेल्श लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग थे ना, वेल्श लैंग्वेज, वो 2/3 थी उनकी आबादी। ठीक है, यानी कि हर 3 में से दूसरा जो बंदा था ना वो वेल्श लैंग्वेज बोलता था। लेकिन क्या हुआ कि 1980s में आके सिर्फ 20% जो है वो लोग जो है वो वेल्श लैंग्वेज बोलने लग पड़े। तो उससे क्या हुआ कि जो लोग जो हैं वो वहाँ के लोगों ने ये सोचा कि अब तो हमारी लैंग्वेज जो है वो डाउनफॉल का शिकार हो रही है। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी लैंग्वेज को रिवाइव करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए, जैसे कि उन्होंने वेल्श लैंग्वेज के टीवी चैनल्स बनाए और इंस्टीट्यूशंस में अपने वेल्श लैंग्वेज को पढ़ाना शुरू कर दिया। तो ये थे इफेक्ट्स ऑफ बाइलिंगुअलिज्म। इससे पहले मैंने आपको बताया कॉजेज ऑफ बाइलिंगुअलिज्म, और फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ बाइलिंगुअलिज्म। तो आई होप इस वीडियो के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन और कोई क्यूरी नहीं रहेगी। अगर फिर भी आपको कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो के बारे में अपने व्यूज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में दिया करें। डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो, share my video with your family and friends, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.